आर्टिकल 22 बेसिकली इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर अरेस्ट होता है ना, या उसे डिटेन किया जाता है, तब ये आर्टिकल वो यूज कर सकता है। आफ्टर अरेस्ट और आफ्टर डिटेंशन, इसमें बेसिकली दो तरीके के अरेस्ट और डिटेंशन को मेंशन किया गया है। पहला प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव मतलब किसी ने क्राइम किया है, पुलिस उसे अरेस्ट कर रही है, उस क्राइम के कारण कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट द्वारा उसे पनिशमेंट दी जाएगी, दिस इज कॉल्ड द प्यूनिटिव। अंडर ट्रायल जिसको बोलते हैं, शक के बिहाफ पे भी उठा लेते हैं कि अगर इसने एक्यूज्ड है ना, तो अंडर ट्रायल केस भी इसी में आता है लगभग। दूसरा होता है प्रिवेंटिव, किसी भी व्यक्ति को शक के बिहाफ पे उठा लेना, मतलब ऐसा स्टेट को लगता है कि ये व्यक्ति कुछ मतलब क्राइम या कुछ इस तरीके की भड़काऊ मतलब दंगा फसाद जैसी चीजें कर सकता है, तो उस शक के बिहाफ पे उसे उठा लिया जाता है, उसे डिटेन कर लिया जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो इफ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली व्हाट आर्टिकल 22 says, so article 22 does not guarantee the fundamental right against the arrest and detention, but we can say it only provides the protection if a person is arrested or detained. Okay, now if we talk about when article 22 we can use, so when a person is arrested, after detained or arrest of a person, he can use the article 22 थ्री राइट्स। देखो आर्टिकल 22 में जो ये प्यूनिटिव है ना, प्यूनिटिव डिटेंशन या प्यूनिटिव अरेस्ट है, इसमें आर्टिकल 22 में टोटल 7 क्लॉज हैं, जिसमें जो पहले 3 क्लॉज हैं 1 2 3 वो एक्सप्लेन करते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन को, और बाकी के जो 4 5 6 7 हैं वो एक्सप्लेन करते हैं प्रिवेंटिव के लिए। सो पहले हम जानते हैं व्हाट आर्टिकल 22 क्लॉज 1 2 3 सेज। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 सेज नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be detained in a custody without informing him about the ground of his arrest। मतलब कोई भी व्यक्ति जब भी पुलिस आती है किसी को अरेस्ट करने, तो उसे बिना इन्फॉर्म किए हुए, बिना रीजन दिए हुए वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकती, यानी उसे वो बताना होगा कि वो किस रीजन के कारण उसे डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 सेज दिस। नाउ आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 सेज राइट टू कंसल्ट बी डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर। मतलब जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है वो अपने हिसाब से किसी भी लॉयर के साथ कंसल्ट कर सकता है, उसे अपना केस लड़ने के लिए कह सकता है। ठीक है ना, वो अपनी मर्जी से किसी को भी लॉयर चुन सकता है अपने केस के लिए। ठीक है ना, दिस इज अ लीगल राइट ऑफ हिम। नाउ आर्टिकल 22 क्लॉज 3 सेज right to produce before the nearest judicial magistrate within 24 hours but excluding जर्नी टाइम। किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लाना होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास सामने पेश करना होता है। ठीक है, लेकिन मान लो किसी व्यक्ति को अंडमान निकोबार में अरेस्ट किया गया सपोज, अब उसको लाने में ही दिल्ली तक या कहीं भी जहां उसे ले जाना है, तो दिल्ली तक लाने में ही उसे 3 दिन या 4 दिन का समय लग गया है ना, तो वो टाइम जो है उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको नहीं काउंट करेंगे। तो या फिर कभी ज्यादातर आपने देखा होगा पुलिस आती है फ्राइडे को उठा लेती है, सैटरडे संडे कोर्ट बंद रहता है, तो फिर 2 दिन और उनको टाइम मिल जाता है। हालांकि इन दैट केस कोर्ट उनसे पूछ सकती है कि ऐसे क्या रीजंस थे जिसके कारण आपने उसी दिन डिटेन किया। सो दैट इज अपार्ट फ्रॉम दैट। सो आर्टिकल 22 क्लॉज 3 सेज राइट टू प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर पेश करना है, बट एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम और हॉलीडेज। ठीक है ना, हॉलीडेज को एक्सक्लूड करके उसे नहीं काउंट करते। ठीक, व्हाट आर्टिकल 22 क्लॉज 4 5 6 सेज, सो इट सेज अबाउट द प्रिवेंटिव डिटेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब अगर किसी को शक के बिहाफ में उठाया है कि ये ऐसा कुछ क्राइम कर सकता है या विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन और इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू अरेस्ट और डिटेन हिम बाय लॉ, मींस इट शुड बी डिटेन अकॉर्डिंग टू लॉ। कोई ना कोई लॉ होना चाहिए, उसके थ्रू से अरेस्ट होना चाहिए। फिर क्लॉज 5 सेज 3 months डिटेंशन, मतलब 3 महीने से ज्यादा वो उसे नहीं रख सकती। अगर 3 महीने से ज्यादा उसे रखना है, एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, उस एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन होगा, उसकी कौन हो सकता है ये समझ लीजिए पहले। या तो वो व्यक्ति हाई कोर्ट का जज हो, या तो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो, यानी 10 साल प्रैक्टिस कर चुका हो हाई कोर्ट में। ठीक है ना, इस योग्यता को रखने वाले व्यक्तियों की एक कमेटी बनेगी। तो ये जब कमेटी बनेगी, ये कमेटी रिकमेंड करेगी अगर कि ये हाँ इनका डिटेंशन करना जरूरी है इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, तभी जाकर के उन्हें डिटेन किया जाता है मोर देन
3 months, ठीक है। नाउ आर्टिकल 22 क्लॉज 6 सेज रीजन फॉर डिटेन्ड। अगर आप अरेस्ट कर रहे हो, डिटेन कर रहे हो, तो रीजन देना होता है कि क्यों डिटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड देन प्रेजेंटेशन। सो आपने आर्टिकल 22 समझ लिया, अब आप समझ सकते हैं इजिली। एक चीज याद रखना, आर्टिकल 22 इज अवेलेबल फॉर बोथ द पर्सन, सिटीजन और एज वेल एज नॉन सिटीजन, ठीक है ना, वो किसी के लिए भी है। बट एक्सेप्ट एनिमी एलियंस ना। एनिमी एलियंस मतलब पाकिस्तान के लोग, तो नहीं, पाकिस्तान के लोग भी एनिमी एलियन नहीं है। एनिमी एलियन मीन्स द कंट्री, द पर्सन ऑफ द कंट्री, जिस कंट्री के साथ हमारी वॉर चल रही हो। मतलब अगर हमारी करंट में किसी कंट्री के साथ वॉर चल रही है, तो सिर्फ उसी कंट्री के सिटीजन्स के खिलाफ हम ये राइट प्रोवाइड नहीं करेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान भी अलाउड है, ठीक है ना। तो एनिमी एलियन मतलब जिसके साथ करंट में हमारी वॉर चल रही है, ऑन गोइंग वॉर है, उसी देश को कंसीडर किया जाता है एज अ एनिमी एलियन, ठीक है। नाउ आर्टिकल 20 की बात करते हैं अब। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर बोथ द सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, ठीक है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन है तो उसको ये प्रोटेक्शन दे रहा है आर्टिकल 22, है ना। इट सेज द प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ठीक है ना। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 सेज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इट मींस स्टेट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनैक्टिंग एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो स्टेट है, वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी, क्रिमिनल लॉ, जिसे वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू कर सकती है। अब रेट्रोस्पेक्टिवली क्या है, तो देखो, रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब मान लो संसद ने आज, पार्लियामेंट ने कोई आज कानून बनाया, ठीक है ना, उसे वो बैक डेट से लागू कर रही है, दिस इज कॉल्ड द रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। तो वो बैक डेट से लागू कर सकती है। जैसे अगर मई में किसी लॉ को बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, अब उसे वो बैक डेट से लागू कर रहे हैं, सपोज दिसंबर से लागू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिसंबर से वो लागू कर सकते हैं, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली इन द सिविल लॉ, टैक्स लॉ और इस तरह के जितने भी लॉ हैं, सिर्फ उन पे, लेकिन नॉट इन द क्रिमिनल लॉ। व्हाट इट, दिस इज कॉल्ड द नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब कोई भी एक्ट, कोई भी कानून क्रिमिनल लॉ के लिए रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं किया जा सकता बाय द स्टेट, ठीक है ना। नाउ आर्टिकल 20 क्लॉज 2 सेज नो डबल जेओपार्डी, मींस नो पर्सन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर वन और अ सेम ऑफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और ये नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 सेज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मींस a person, suppose a person who is accused of any offense ना, he shall not be compelled to be a witness against himself। उसे विटनेस नहीं बनाया जा सकता, उसे कंपेल्ड यानी फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ गवाही खुद ही दे दे, ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर ऐसी बात है तो जो नार्को टेस्ट होता है, लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है, उसमें क्या, उसमें तो वो खुद ही बताता है सारी सारी चीजें। तो दोस्तों ये देखो कि जब नार्को टेस्ट होता है तो उसमें वो सिर्फ इंफॉर्मेशन लिया जाता है उसके द्वारा। समबडी हु इज गिविंग अ नार्को टेस्ट और लाइट डिटेक्टर टेस्ट, ही इज ओनली गिविंग अ इंफॉर्मेशन व्हाट द एक्चुअली हैपेंड इन दैट टाइम ड्यूरिंग दैट इंसिडेंट, ठीक है ना। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसीलिए जब आपने देखा होगा, जब पुलिस पूछती है उससे, नार्को टेस्ट या लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है, तो पुलिस सिर्फ क्वेश्चन रेज करती है। मींस क्वेश्चन, वो सिर्फ ये कहते हैं कि और बताओ आगे क्या हुआ था। वो ये नहीं बोलती कि हाँ इसके बाद ऐसा हुआ था, इसके बाद ऐसा हुआ था, जिससे वो खुद कबूल ले। वो ऐसा नहीं करती। सिर्फ पुलिस का क्या काम है कि वो सिर्फ क्वेश्चन रेज करती है उसके सामने कि और क्या हुआ था आगे बताओ, जिससे कि उसे अपने अगेंस्ट खुद ही वो विटनेस ना बन जाए। तो यहाँ पे पुलिस सिर्फ क्वेश्चन रेज करती है, इसलिए इट इज वैलिड, इट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है ना। साथ ही साथ ये भी है कि उस लाई डिटेक्टर टेस्ट को एविडेंस के रूप में हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है, एविडेंस के रूप में हम उसे यूज नहीं कर सकते, ठीक। नाउ सो बिफोर गोइंग टू व्हाट इज AK गोपालन केस एंड मेनका गांधी केस, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बेसिकली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मींस, ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, वहां सबसे पहले ये इसे इंप्लाई किया गया था। इसके द्वारा ये होता है कि क्योंकि ब्रिटेन में सबसे ऊपर पार्लियामेंट है, आप सभी जानते होंगे कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लेजिस्लेचर ने कोई रूल या कोई एक्ट बनाया, सो दैट इज हाईएस्ट इन द लेवल ना, उसी की बात मानी जाएगी। जुडिशरी वहां सिर्फ ये चेक कर सकती है कि जो लॉ बनाने में प्रोसेस अपनाई गई, जो प्रोसेस को फॉलो किया गया, जैसे बहुमत था सरकार के पास, है ना, तो वो चेक कर सकती है जुडिशरी।
और या फिर किसी को जब डिटेन किया जाता है, किसी की राइट टू लाइफ को डिप्राइव किया जाता है, तो उस टाइम पे वो चेक कर सकती है कि अकॉर्डिंग टू लॉ हुआ है या फिर इट इज आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी यहाँ पे सिर्फ इतना कर सकती है, वहां की सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतना कर सकती है कि प्रोसीजर चेक कर सकती है कि हाँ इट इज followed the all the procedure of that particular law under which the person or individual is detained, ठीक है ना। लेकिन जुडिशरी लेजिस्लेचर की द्वारा बनाए गए हुए इस कानून पे के जो सब्सटेंस है, उसके जो तत्व हैं, उसे वो नहीं देख सकती, उसका वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, बिकॉज द पावर इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो वो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब ही आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि जो लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर बनाई गई है उसका पालन हुआ है या नहीं, सिर्फ जुडिशरी इसे चेक कर सकती है, ना कि द मोटिव बिहाइंड द मेकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ, है ना। यदि किसी लॉ को लेजिस्लेचर ने बनाया है और विच इज नॉट in the favor of a human beings or which is not providing the natural justice also, फिर भी इस केस में भी जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। So this is called the procedure established by law. On the other hand, if we talk about what is due process of law, so this is the USA based concept जहां पे judicial review किया जा सकता है by court of anything. It means the court can examine the law which is passed by the legislature. So it provides the protection against the arbitrary action of executive as well as the legislature, ठीक है ना। But here the most important thing is natural justice. Natural justice को follow करना जरूरी है। अब ये नेचुरल जस्टिस क्या है, देखो नेचुरल जस्टिस प्रकृति ने हमें दिया है, ठीक है ना, जो हमें बाय नेचर हमें मिला हुआ है। जैसे द मोस्ट 3 कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। व्हाट आर दीज कंपोनेंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट टू हैव अ लॉयर बिकॉज ऑफ नोबडी कैन बी पनिश्ड अनहर्ड। मीन्स किसी भी व्यक्ति को आप बिना सुने फैसला नहीं दे सकते। मीन्स इट इज बेस्ड ऑन द बेसिकली ऑडी अल्ट्राम पार्टम प्रिंसिपल। ऑडी अल्ट्राम पार्टम क्या है? मीन्स ऑडियो अल्टरनेट पार्टी। अगली पार्टी, जैसे आप सभी जानते हो 2 पार्टियां होती हैं, ठीक है ना, किसी भी केस में 2 पार्टी है। अब एक पार्टी को सुन रहे हैं, एक पार्टी को नहीं सुन रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय हुआ? सो दोनों पार्टी को सुनना कोर्ट का, जज का काम है, एंड दिस इज कम अंडर द नेचुरल जस्टिस, ठीक है ना। और यही नेचुरल जस्टिस कहता है। सो द नोबडी कैन बी पनिश्ड अनहर्ड एंड नोबडी कैन जज ऑफ हिज ओन केस। कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में एज अ जज नहीं रह सकता। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस इज अथॉरिटी shall act with a good intention and decide without being unbiased. मीन्स अगर कोर्ट को लगता है कि जिसके खिलाफ केस चल रहा है, सपोज उनमें से एक पार्टी उसे वो जानता है, तो उस जज को वहां यहाँ पे खुद ये इंटेंशन, गुड इंटेंशन के साथ ये डिसाइड करना होगा कि वो या तो किसी भी तरीके से बायस्ड नहीं होगा, अदरवाइज वो ये भी कह सकता है कि इस केस को किसी और जज को ट्रांसफर कर दिया जाए। एंड दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है ना। और इसी में दोनों पक्ष के पास राइट टू हैव लॉयर, मीन्स लॉयर होने का भी अधिकार इसी के थ्रू आता है। इसीलिए यदि क्रिमिनल कोर्ट में, यदि क्रिमिनल केसेस में आपने देखा होगा, इफ समबडी सेज दैट he don't have money to have a lawyer and also he don't know any lawyer, so in that case state will provide a lawyer to him, जिसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। सो वो प्रोवाइड कराता है स्टेट, बट ओनली इन द क्रिमिनल केसेस ना, नॉट इन द सिविल केस। अब टैक्स का कोई टैक्स कलेक्शन या टैक्स चोरी का मामला है, टैक्स एवेजन का मामला है, ट्रैफिक तोड़ने का कुछ मामला है, उसमें अब स्टेट जाके आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा लॉयर, ठीक है ना। इट इज ओनली प्रोवाइडेड इन द क्रिमिनल केसेस, because in that situation a person who is convicted or accused, his right to life is in danger. Got it? So before going to the article 21, now let us understand what is AK Gopalan case and what is Menaka Gandhi case. देखो, AK गोपालन हमारे देश के बहुत बड़े पॉलिटिशियन रह चुके हैं। वो 25 साल 5 टर्म के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जा चुके हैं। 1977 में इनकी डेथ हुई थी। 1952 में ये फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, और पहले ये कांग्रेस में थे और फिर बाद में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम ज्वाइन कर ली थी। एज अ सीपीएम के ये बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है ना। इनके नाम से सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था रिसेंटली। सो AK गोपालन केस का मामला ये था कि स्टेट ऑफ मद्रास ने 1947 में
इन्हें डिटेन कर लिया गया था, इन्हें 3 साल के लिए जेल भेज दिया था, ठीक है। अब 1950 में एक एक्ट आता है पार्लियामेंट में। उस समय क्योंकि हमारे देश को कंट्रोल करना, हमारे देश को यूनाइट रखना एक सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जब अंग्रेजों से हमें आजादी चाहिए थी तब तो पूरा देश यूनाइट हो गया था, लेकिन जैसे ही आजादी मिली सबको अपने अपना एरिया दिखने लगा, सब अपने अपनी ओर भागने लगे। उस समय हमारे देश को यूनाइट रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक ऐसा कानून हो जहां पे यदि देश की इंटीग्रिटी को खतरा है, यूनिटी को खतरा है, तो उसके लिए हम कुछ व्यक्तियों को डिटेन कर सके, उन्हें अरेस्ट कर सके। एंड देयरफॉर ड्यू टू दिस द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल इंट्रोड्यूस्ड अ बिल नेम्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, और उनके द्वारा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को पास किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, और उसे बाय प्रोसीजर पास किया जाता है। अब जब ये लॉ पास हो जाता है तो स्टेट ऑफ मद्रास ने इसी एक्ट को लागू करते हुए ए.के. गोपालन की कस्टडी को और बढ़ा दिया और उन्हें डिटेन रखा बराबर। तब ए.के. गोपालन की तरफ से केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, उनके वकील लेकर ये जाते हैं और उनकी तरफ से ये दलीलें दी जाती हैं, इफ अ समबडी, देखो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 को छोड़ करके सारे जितने भी राइट्स हैं उन सभी में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अप्लाई होता है। अभी आपने समझा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, मतलब यदि कोई लॉ है जिसे लेजिस्लेचर ने बनाया है तो एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्ररी एक्शन के साथ साथ लेजिस्लेचर के भी आर्बिट्ररी एक्शन को जुडिशरी द्वारा चेक किया जा सकता है इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी द मोटिव ऑफ दैट लॉ इज रीजनेबल और नॉट। जो मोटिव है उस लॉ का वो रीजनेबल है, उसके सब्सटेंसेस आर रीजनेबल और नॉट, मतलब वो जो लॉ है वो सही है अपने आप में या नहीं, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है या नहीं, है ना। तो उस लॉ के मोटिव को भी जुडिशियल रिव्यू के थ्रू कोर्ट देख सकती है इन ऑल द फंडामेंटल राइट बट एक्सेप्ट आर्टिकल 21। ये क्या है अभी हम आर्टिकल 21 में समझेंगे। तो ये केस ये था कि इन्होंने ये कहा कि यदि फंडामेंटल राइट जितने भी हैं 21 को छोड़ करके जितने भी आर्टिकल हैं उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अप्लाई किया जाता है, भले डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, देन हम इसे आर्टिकल 21 में क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। और इसलिए आर्टिकल 21 के हिसाब से, ड्यू प्रोसेस लॉ के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 13 याद करिए, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड एनी अदर लॉ, तो उसको यूज करते हुए इन्होंने दलील रखी कि आर्टिकल 13 को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट इस प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट को नल एंड वाइड घोषित कर दे। समझ में आया। साथ ही साथ इन्होंने एक और दलील रखी कि इन्हें रखा गया है जेल में, तो इनकी जो फ्रीडम है, पर्सनल फ्रीडम जो प्रोवाइड की गई है आर्टिकल 21 में, क्या है हम अभी जानेंगे। इनकी जो पर्सनल फ्रीडम है उसे भी प्रोहिबिट किया गया है। साथ ही साथ जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में दिया गया था, याद करो, राइट टू फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द इंडिया, तो इनका कहना था कि जो फ्री मूवमेंट है, जब मुझे जेल में रखा जा रहा है तो मैं उसका पालन नहीं हो पा रहा है। इनका कहने का मतलब था कि आर्टिकल 21 से नहीं तो कम से कम आर्टिकल 19 को ध्यान में रखते हुए इनके केस को देखा जाए और उन्हें रिलीज कर दिया जाए। याद रखना इस केस में 6 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसमें बेसिकली अगर मैं जजेस के नाम बताऊं, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं लेकिन एक क्रोनोलॉजी के लिए आप समझ सकते हैं। एच.जे. कानिया हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ही वाज आल्सो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड देन पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, मेहरचंद महाजन वही थे जो मतलब हरि सिंह जब राजा थे उनके वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे जम्मू एंड कश्मीर में, तो मेहरचंद महाजन भी इस केस में जज थे। बिजन कुमार मुखर्जी, मिस्टर दास एंड फजल अली, ठीक है ना। फजल अली वही हैं जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में 3 मेंबर में से एक थे, ठीक है। तो इन्होंने ये फैसला दिया, इनकी ये दलीलें सुनने के बाद ए.के. गोपालन की 4-2 से इन्होंने 4:2 के रेशियो से इन्होंने जजमेंट दिया, जिसमें दो जजेस ने इसे अपोज किया जो जजमेंट आया, और 4 जजेस ने एज अ मेजॉरिटी वर्डिक्ट दिया। इन्होंने ये कहा कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये एक ही नहीं है, ये अलग अलग है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो आर्टिकल 21 है उसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इनका देखो जो ये वर्डिक्ट था, ध्यान से सुनना, 3 चीजें मेन बात इनमें कही गई थी कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये अलग अलग है, ये सेम नहीं है, और आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को ही यूज किया जाएगा। और साथ ही साथ
आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 को ये जो बोल रहे थे कि या तो आर्टिकल 21 से मुझे रिलीज करो या 19 से, तो इन्हें मिक्स नहीं किया जा सकता। मतलब यदि आप केस लेकर आए हो आर्टिकल 21 का, 21 के अकॉर्डिंग आपको डिटेन किया गया है, तो आप 19 के हिसाब से आप उसे रिव्यू नहीं करवा सकते, उसे आप नहीं देख सकते। इसी का विरोध दो जजेस ने किया, एक मेहरचंद महाजन और दूसरे फजल अली। इनका ये कहना था कि ये सरासर गलत है, यहाँ पे हम किसी भी एंगल से देख सकते हैं इस आर्टिकल को, ठीक है ना। आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग भी हम इसे देख सकते हैं और 19 के हिसाब से भी हम इसे रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन इसका इन्होंने विरोध किया। लेकिन एज अ मेजोरिटी वर्डिक्ट यही आया कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अलग अलग हैं। आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ही इम्प्लाइड रहेगा और किसी भी आर्टिकल को मिक्स करके हम नहीं रिव्यू कर सकते, ठीक है। इसके बाद जब मेनका गांधी का केस आया, अब मेनका गांधी क्या है, देखो आप सभी जानते हैं 1975 में इमरजेंसी लगी थी। उसी समय बहुत जोरों से संजय गांधी के द्वारा सबसे ज्यादा नसबंदी कार्यक्रम चल रहे थे हमारे देश में। तो उसके बाद जब संजय गांधी के ऊपर लोग ऑलरेडी मतलब एग्रेसिव मूड था लोगों का, जब ये 77 में इमरजेंसी खत्म हुई, तो जब 78 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है, जनता पार्टी की, मेनका गांधी ने उस समय बनवाया था अपना पासपोर्ट, ठीक है ना। अब पासपोर्ट जैसे ही पता चला उन्हें कि स्टेट को, गवर्नमेंट को, कि पासपोर्ट बनवाया गया है इसके द्वारा, तो उन्हें ये लगा कि ये इनका देश छोड़ के जाने का प्लान है, ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा कि इन्हें जाने नहीं दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने ऑलरेडी इन्हें बहुत परेशान किया था। तो अंडर पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967 सेक्शन 10 क्लॉज 3C के तहत उनसे बोला गया कि आप अपना पासपोर्ट जमा करा दीजिए 7 दिनों के अंदर। उसे बैन कर दिया गया है, उसे जब्त कर दिया गया है। इसके खिलाफ मेनका गांधी जाती हैं कहा, सुप्रीम कोर्ट, और तब 7 जजेस की बेंच बैठती है। देखो, क्योंकि पिछले मामले में 6 जजेस की बेंच बैठी, और ये ऐसा रूल है कि अगर किसी भी केस को दोबारा देखना है तो उससे ऊपर की बेंच बैठनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 जजेस की बेंच बैठती है। उस समय जो सीजे आई थे वो थे MH बेग, और एक जो जज थे उनका नाम था YV चंद्रचूड़, और फिर PN भगवती भी थे, और एक मुर्तजा फजल अली थे। बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है वो यही 3-4 का है। ये जो मामला स्टार्ट हुआ था AK गोपालन केस में, वो जाके एंड होता है मेनका गांधी के केस में। वो कैसे कि इन्होंने AK गोपालन के केस में जो वर्डिक्ट आया था, जो मैंने अभी बताया आपको, वो उसे खारिज कर दिया। उन्होंने माना कि ये गलती थी, और AK गोपालन केस को खारिज करते हुए कहा कि अब आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, बट प्रोसीजर को रीजनेबल होना जरूरी है। बात समझ में आई। इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसमें भी अप्लाई होगा। मतलब प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ठीक है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो अपने आप में रीजनेबल होना चाहिए, सही होना चाहिए। बिहाइंड उसका मोटिव बिहाइंड ऑफ दैट लॉ शुड ऑल्सो बी रीजनेबल। दूसरा 21 और आर्टिकल 19 और यहाँ तक कि 14 समानता, ये जो राइट टू फ्रीडम है, उसको भी हम मिलाकर के देख सकते हैं, किसी को भी मिलाकर देख सकते हैं, टू डिस्कस फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। मेनका गांधी केस में जो फाइनल वर्डिक्ट ये आया कि जो आर्टिकल 21 है उसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के साथ साथ जो प्रोसीजर है, उसका जो मोटिव है, उसका जो रीजन है, उसे भी चेक किया जा सकता है बाय जुडिशियरी। तो AK गोपालन केस और मेनका गांधी केस ये था।